वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो आज कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ेंगे। और कार्य ऊर्जा प्रमेय की जो सत्यता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय यानी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड है। जो नॉन इनर्शियल होता है उसमें थोड़े और चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों में वैलिड है। और यह है क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क और एनर्जी वर्ड लिखा हुआ है इसमें वर्क तो आप समझ चुके हो। एनर्जी जो टर्म यहाँ पे आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क है वो पहले से डिफाइन है, जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। इस पर चर्चा करनी। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये थ्योरम क्या है, इसी को आज हमें पढ़ना है। सो इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे कई फोर्स लग रहे हैं। जैसे इसका वेट है mg, फ्रिक्शन है F, हमने एक फोर्स अप्लाई किया तो अप्लाइड फोर्स हो गया यहाँ पे। इसका नॉर्मल यानी रिएक्शन वैल्यू हो गई n। ठीक है, इतने सारे फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक ही टाइम पे ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं। ये सभी फोर्सेज अगर अनबैलेंस्ड हो, बैलेंस ना हो, मीन्स दैट इनका रिजल्टेंट वैल्यू ज़ीरो ना हो, सो द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेट फोर्स इनका जीरो नहीं है। देन ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है ये कहता है change in the kinetic energy of the object is always equal to the work done on that object if the resultant of all the forces which is acting on a body at one time is not equal to zero, then they can change the position, direction and state of this object. And in this situation the amount of work done is always equal to the change in the kinetic energy of that object. So you can say change in the kinetic energy of any object is always equal to the work done by the external forces. So imagine here is an object and which have a velocity, initial velocity as u. This is the initial velocity of this object. And after a time t, it moves from here to here. And at this position, we consider the velocities become v as a final velocity. So there is a displacement, there is a time, there is acceleration. So initial velocity is v, final velocity is v. Initial velocity is u, final velocity is v. And displacement is s in time t with the acceleration capital small a. So we have to derive that the change in the kinetic energy of that object is equal to the work done by the forces on that object. So we have to derive this relation by using work energy theorem. So how we can do this? But it is clear, and you should have to remember that when many forces which are acting on that body, their resultant value is not zero. Their resultant value is not zero. Then this change in kinetic energy will be equal to the work done on that object. That's clear? यानी अगर इन किसी भी पिंड पर एक समय पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होगा, तब उस परिस्थिति में इस पिंड के गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन पिंड पर किए गए कार्य के बराबर हो। सो इसी रिलेशन को हमें डिराइव करना है। इसके लिए हमने मान रखा है द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m. वी हैव कंसिडर्ड दैट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m, एंड नाउ वी हैव टू डिराइव दिस रिलेशन हाउ इट इज हैपनिंग. सो द काइनेटिक एनर्जी
हैव अ फॉर्मूला ऑफ हाफ mv स्क्वायर, दैट इज मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर का हाफ होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर हम वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की यूज़ करेंगे तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगी। ये हमको प्राप्त हो गया। सो व्हाट इज़ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इन टाइम t? Yes, work done is force into displacement. Work done is always equal to the force into displacement, and we have to find this relation. So here you can say force is equal to mass into acceleration into displacement, and m into a, and displacement s is equal to ut and plus half at स्क्वायर। ये होता है, इसे हम रिलेट कर सकते हैं। या हम इक्वेशन यूज़ करें। इक्वेशन क्या, एक रिलेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन where v square, that is final velocity of that object, can be found by the relation. So we have to multiply both sides by 1 by 2m. Multiply both sides by 1 by 2m. So we have a half mv square is equal to half mu square plus 1 by 2m 2as, and here 2 and 2 will be cancelled out. So we have a half mv square, and this term replaced to left side, then we have a negative sign, half mu square is equal to only mass into acceleration into displacement. Half mv square minus half mu square is equal to mass into acceleration into displacement. But we know the Newton's second law. What is the Newton's second law? The force applied on any object is always equal to the mass and acceleration generated in that object by the force. So we have a half mv square, and F is equal to m into a. So we have a half mv square minus half mu square is equal to the mass into acceleration should be replaced by the term force, and we have only displacement. So we have find that half mv square minus half mu square is always equal to the force into displacement, and this force into displacement is what? Force into displacement is work. Half mv square is what? Final kinetic energy. Half mu square is what? Initial kinetic energy. So we can say that final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to the work, or you can say the change in this kinetic energy is equal to the work done. This is the derivation of this work energy theorem, which is started by the third equation of motion, and you have to multiply with half m on both sides, and after that you get the relation of change in kinetic energy with the work. So this is the work energy theorem. Imagine there is a example. Imagine that the initial kinetic energy of an object is 20 joule, and after a time t it have the final kinetic energy as a 30 joule. So you can see here the initial kinetic energy of object is 20 joule. After a time t the kinetic energy is increased by 10 joule and become as a 30 joule. So what is the change in kinetic energy? Change in the kinetic energy is 30 minus 20, that is 10 joule. And what is this 10 joule? Yes, this 10 joule is the work done on that object. So if you want to find the work by any force on any object, so you can easily find it by the velocity. Only you have to find the initial and final velocity, and then you have to find the initial and final kinetic energy,
and after the subtraction of both the final and initial kinetic energy, you can say that this is the amount of work done. Both side half m. Why we are dividing both side by half m? It is the reason or method by which you can generate the work energy theorem. If body is moving, so without mass, how it is happening? It will not be possible. So I can say mass is moving with the velocity v, and then after we come u and v, that both are the velocities of this mass. So mass is related with this velocity. So I can multiply with m on both sides because this mass is related with the objects. So I can multiply that. So this is the work energy theorem and you have to write it. After that I will discuss you more. Yes. If work done is 0, then change in the kinetic energy will be 0. That is, there will be no change in the kinetic energy. If initial kinetic energy is 10 joule, after a long time if work done is 0, then the final kinetic energy will be also be 10 joule. So there is no change in the kinetic energy of the object. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है. अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात है, 2-3 फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए. जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन के बराबर है. जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर है, इक्वल टू वर्क डन. ठीक है. अब ये जो वर्क है ये 2 प्रकार से हो सकता है. R3 mainly 3 types. One is positive, second is negative and third is 0. ठीक है. अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है सो ऐसे में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा. और एक काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कब पॉसिबल है, जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से क्या हो, ज़्यादा हो. तो इसका मतलब है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा. इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं. तो इस समय ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में है, एक्सीलरेटेड है. अगर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली ज़्यादा, इनिशियल वाली कम होगी. और फिर जब चेंज निकालोगे तो वो चेंज पॉजिटिव आएगा. और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब आप समझ गए. सो ये एक केस हो गया. सेकंड केस है कि वर्क डन क्या हो जाए, नेगेटिव. अब अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव कब हो सकता है, जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, तभी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन है क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेस देन है क्या, इनिशियल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है. तो देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल ज़्यादा, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है. यस. और अगर डिक्रीजिंग है तो ये सिचुएशन किसका है, रिटार्डेशन का है. ये रिटार्डेशन की सिचुएशन है. अब अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होता ही है. तो आप एक एस्पेक्ट यहाँ से ले सकते हो. नेक्स्ट है कि वर्क डन क्या हो जाए, 0. अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 कब हो सकता है, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो. जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी तो वर्क डन 0 होगा, या सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. और अगर फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो डेफिनेटली फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी भी बराबर होंगे. तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी भी बराबर हो गया. इसको बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटेड मोशन. कौन सा मोशन, नॉन एक्सीलरेटेड, या इसे आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो भी वर्क डन 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगी. जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी होगी. तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो
कि जो इंक्रीज और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये मोशन इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का है, यानी एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेशन है, ये फैक्ट्स हैं, इन्हें यूज करते हैं। जी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी बिल्कुल, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी को हम कांस्टेंट कर देंगे। अब वेलोसिटी कांस्टेंट करने का मतलब ये कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इक्वल रहेंगे, चेंज नहीं हो। क्या नॉन एक्सीलरेशन, इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा इस सिचुएशन में। अब एक्सीलरेशन नहीं होगा तभी तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो जीरो आएगी, तभी तो आप बोलोगे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो। अब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो फिर कोई वर्क डन ही नहीं होगा। जब वर्क डन नहीं है इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, इनिशियल और फाइनल बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे।